अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हाँ, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पंचायत राज एर्राबली दयाकर राव ने मरकज़ी हुकूमत से अपील की कि वो रियासत की तक़सीम के वक्त किए गए वादों को पूरा करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में चंद्रचूड़ को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदे का हलफ दिलाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 593वें प्रकाश पूरब गुरु नानक देव जी की पैदाइश पर दी मुबारकबाद। वरंगल वर्धानपेट के बीसी तांडा में एक दिलखराश सड़क हादसा। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगी। वो जस्टिस उमेश ललित की जगह ले रहे हैं, जो आज रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ मुल्क के 50वें चीफ जस्टिस होंगे। वो 1949 में पैदा हुए हैं और 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से इनका तखर्रुर अमल में आया था। इससे कबल वो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद की हैसियत से भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LL.B. मुकम्मल किया, जबकि LL.M. और डॉक्टरेट की डिग्री हावड़ा डला स्कूल अमेरिका से मुकम्मल की है। रियासती वज़ीर बराए दही इलाक़े जात व पंचायत राज एर्राबली दयाकर राव ने मरकज़ी हुकूमत से अपील की कि वो रियासत की तक़सीम के वक्त किए गए वादों को पूरा करे और कालेश्वरम को कौमी दर्जा दिया जाए। जनगांव में इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। साथ ही इस मौके पर इन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत में जारी स्कीमात को मुल्क की दीगर रियासतों में भी रूबे अमल लाया जाए। इन्होंने बाएं बाजों की जमातों की इन्हें तायद करने पर शुक्रिया अदा किया। మన యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మణ స్వామిని తడి బట్టలతోటి స్నానం చేసి లక్ష్మణ స్వామిని కూడా మోసం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. లక్ష్మణ స్వామి విజృంభించి బీజేపీ వాళ్ళందరినీ మేము చేసిన పాపాలని, మీ తప్పుడు పనులని అక్కడ బలి చేశాడని ఎదురుసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. నేను తప్పు చేయలేదు, ప్రజలు మా ఎప్పటి ఉన్నారు అని తడిబట్టలు వేసుకుని మీరు గాయకుంటూ పోయాలి. మరి ఆ స్వామి ఎవరికి ఆశీర్వదించారు, ప్రజలు ఎవరికి తీర్పిచ్చింది అనేది దాంతోనే తెలిపోయింది. మత శిక్షలు పెట్టాం, దేవుళ్ళ పేరు పెట్టాం, కుట్రలు కుతంత్రాలు చేశాం, అహంకారంతో మీరందరూ కూడా విజృంభించారు. सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 553वें प्रकाश पूरब गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है।
सदर जमहूरिया मरमू ने तमाम मुल्क व बैरून मुल्क मुक़ीम तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को दिल की गहराइयों से खुसूसन सिख तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बहनों और भाइयों को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि गुरु नानक ने एक ओमकार का पैगाम आम किया, जिसका मतलब एक खुदा और हर जगह खुदा के मौजूद होने का पैगाम था। बीते 8 वर्षों में हमें गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सिख परंपरा के गौरव के लिए निरंतर काम करने का अवसर मिला है और ये निरंतरता लगातार बनी हुई है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उत्तराखंड माणा गांव गया था। इस यात्रा में मुझे गोविंद घाट से हेमकुंड साहब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। इसी तरह अभी दिल्ली ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी हुई है। इससे आनंदपुर साहब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई आधुनिक सुविधा शुरू हुई है। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया गया है। हमारी सरकार दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी जुटी है। इससे दिल्ली और अमृतसर के बीच दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी। इस पर हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है। हरमंदिर साहब के दर्शनों को आसान बनाने के लिए यह भी हमारी सरकार का एक पुण्य प्रयास है। और साथियों, ये कार्य केवल सुविधा और पर्यटन की संभावनाओं का विषय नहीं है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक जी के 553वें यौम पैदाइश के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में प्रकाश उत्सव जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नामपल्ली नुमाइश मैदान पर विशाल दीवान के नाम से जलसे का इनेकाद अमल में आया। आज रात तक ये तकरीबात जारी रहेंगी। सिकंदराबाद और हैदराबाद में गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी की जानिब से ये तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। आज का ये जो आज का ये 553rd गुरु नानक देव जी बर्थडे सेलिब्रेशन जो यहाँ चल रहा है, सब संगतों को, सब पूरी बिरादरी और सब भाईचारे को बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों को भी बहुत मुबारक। लंगर वगैरह छक के जाइए आप। वाहिगुरु जी का मुस्लिम ग्रुप आए खेड़ा बिस्मिल। अभी मतलब कास्ट क्रीड की बात हो रही थी। एक मुस्लिम ग्रुप आया है जो अभी सेवा कर रहा है, लंगर की सेवा भी कर रहा है और अंदर पंडाल में भी सेवा कर रहा है। जो अभी सेक्रेटरी साहब आपको बताए कि कास्ट क्रीड कलर वो सब कुछ नहीं है, उसका सबसे जीता जागता सबूत यहाँ पे अवेलेबल है। वाहिगुरु जी का खालसा। इस माह की 12 तारीख को कौमी लोक अदालत मुनक़िद की जाएगी, जिसके ज़रिए सिविल और क्रिमिनल मामलात हल किए जाएंगे, जिसके तहत स्टेट हाई कोर्ट से लेकर ताल्लुक़ा सतह की अदालतें लोक अदालत मुनक़िद करेगी। लोक अदालत में अपने मामलात की यकसोई करने के ख्वाहिशमंद लीगल सर्विस अथॉरिटी से या करीबी कोर्ट से मज़ीद तफसीलात के लिए रुजू हो सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग पर मास्को में हिंदुस्तान और रूस के वज़ीर ख़ारजा की बैठक। रूस के साथ ताल्लुकात हिंदुस्तान के फ़ायदे में हैं और हम इसे जारी रखेंगे। तेल की दरामदात पर जयशंकर ने कहा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और इनके रूसी हममनसब सरगई लारोव ने मंगल को मास्को में बातचीत की, जिसमें बाहमी मफादात के 2 तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी मसाइल तबादले ख़याल किया गया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 12 नवंबर को रियासत में तमाम किस्म के दीवानी मुकदमात और काबिल तामील फौजदारी मुकदमात, प्री लिटिगेशन और ज़ेर इल्तिवा दोनों मुकदमात के तस्फिया के लिए कौमी लोक अदालत का इनेकाद करेगी। मंगल को यहाँ जारी होने वाले एक बयान में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो अपने मुकदमात के तस्फिये के लिए लोक अदालत के तरीक़ेकार से फ़ायदा उठाएँ। वो लोग जो अपने ज़ेर इल्तिवा मुकदमात या मुकदमे से पहले के मुकदमात को निपटाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, वो अपने तनाज़ात को हासिल करने के लिए मुतालिका अज़ला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ज़िला क़ानूनी खदमात अथॉरिटी या न्याय सेवन सदन के चेयरमैन या सेक्रेटरी क़रीबी मंडल क़ानूनी खदमात कमेटी या क़रीबी अदालत से रुजू कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि कौमी लोक अदालत के जरिए हल किया गया
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट सेक्रेटरी संबा शिवराव ने सीपीआई सीनियर कायदीन अजीज बादशाह चाला वेंकट रेड्डी के हमरा मीडिया से बात करते हुए बताया है कि रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन का ताल्लुक तेलुगु जानने वाली रियासत तमिलनाडु से है, जिसके बावजूद तेलंगाना में बहैसियत गवर्नर के काम अंजाम देने के बजाय बीजेपी के कारकुन की तरह काम कर रहे हैं। इन्होंने गवर्नर की जानिब से रियासती हुकूमत की बिलों पर की जाने वाले एतराज़ात को मज़ाहिया खैज़ करार देते हुए गवर्नर से ख्वाहिश की कि वो गवर्नर के अहदे के वक़ार को बरकरार रखते हुए काम करे। सीनियर सीपीआई कायद चाला वेंकट रेड्डी ने बताया कि सीपीआई सिंगारेनी के मसाइल को लेकर वज़ीर आज़म के दौरे रामागंडम के मौके पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। ఈమె మీద ఎవరో విమర్శలు పెట్టారు. అక్కడ విమర్శలు పెడితే డిఎంకే కరుణానిధి ఏంటంటే తెలుగు మూలాలు కలిగిన వ్యక్తి, తెలుగు మూలాలు కలిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రి లేకపోతే డిఎంకే, వీళ్ళు తమిళ భాష మాట్లాడుతున్నారు. నల్లులు లాంటి వాళ్ళు జలగల్లాగా తయారయ్యారు. నేను అచ్చమైన బిడ్డని, తమిళ బిడ్డని. అక్కడ తెలంగాణలో మంత్రుల్ని నా ఆఫీస్ చుట్టూ తిప్పించుకుంటున్నాను. ఇవాళ మంత్రులు నా దగ్గర రావాలి అనే పద్ధతుల్లో ఆమె అనేక రాజకీయ పద్ధతులతో, తర్వాత తెలుగు ప్రాంతానికి గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి నువ్వు తెలుగుని అవమానపరిచే పద్ధతుల్లో, తెలుగు రాష్ట్రాన్ని అవమానపరిచే పద్ధతుల్లో ఆ విధంగా కామెంట్ చేస్తున్నటువంటి తమిళసై గారు, ఆమె గవర్నరా బీజేపీ కార్యకర్త, అది ముందు తేల్చుకోవాలి. ఆమె ఇప్పుడు గవర్నర్గా యాక్ట్ చేయట్లేదు, బీజేపీ ఒక నాయకురాలాగా ఆమె యాక్ట్ చేస్తూ ఉంది. అదే పద్ధతుల్లో ఇవాళ 8 బిల్లులు ఆఫ్ చేసింది. 8 బిల్లుల్లో అనేక మంచి బిల్లులు ఉన్నాయి. ఏదైనా ఒకటి ఉంటే నువ్వు వెంటనే పంపి, ఒకవేళ నీకు అధికారం ఉంది, నువ్వు పరిశీలన చేసే హక్కు నీకు ఉంది. ఎంతకాలం ఆపుతావు నువ్వు అంటే మంత్రులు నీ దగ్గరికి వచ్చి రాయబారాలు చేసి నీకు లొంగితే ఆ బిల్లు ఆమోదం చేస్తావు. అందువలన ఆ పద్ధతుల్లో, అదే పద్ధతుల్లో ఇవాళ కేరళ చూసాం. అదేవిధంగా తమిళనాడు గవర్నరు రవి అనే ఆయన అదే పద్ధతుల్లో, ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అదే పద్ధతుల్లో. ఈ విధంగా గవర్నర్లు అనేది, గవర్నర్ వ్యవస్థ అనేది బ్రిటిష్ కాలం నుంచి వచ్చినటువంటి మన మీద వదిలినటువంటి ఒక ముద్ర లాంటిది. ఆ కాలం నుంచి వదిలి ఇంకా మనల్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి ఒక జాడ్యం లాంటిది ఈ వ్యవస్థ. అందుకని మేము మా మహాసభలో కూడా తీర్మానం చేశాం, బ్రిటిష్ కాలం నాటి అవశేషంగా ఉన్నటువంటి ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థను రద్దు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థ ఉంటే ఏ పరిపాలన సజావుగా జరగదు. ఈ తమిళ సైన్ ఇక్కడ నుంచి అర్జెంటుగా మన తెలంగాణ వదిలి ఆమె వెళ్ళిపోవాలని, దానిపైన కూడా రాజ్భవన్ చుట్టూ 11वीं शरीफ के मौके पर रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने चार मीनार के पास शिले मुबारक पर हाजिर हुए और 11वीं शरीफ की फातिहा में शिरकत की। इस मौके पर इनके हमरा साबिका कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला, घासी बाजार के इंचार्ज साहिल अकबर, याकुतपुरे के कॉरपोरेटर व मजलिस के मुकामी सुदूर व मुतमद्दीन ने भी 11वीं शरीफ में शिरकत की। हैदराबादी शादियों में फिजूल खर्ची गैर इस्लामी, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी का खिताब। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने शहरी कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियों के हौसले की तारीफ़ करते हुए कहा कि इन्हें इनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी और दूसरे हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हिजाब, तलाक़, मस्जिद और मदरसे को मसला बनाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमानों पर लिंचिंग और दूसरे तरीक़ों से जुल्म किया जा रहा है। मुस्लिम माशरे के ख़िलाफ़ साजिशें चलाने वाले ये नहीं चाहते कि मुस्लिम औरतें बापर्दा और शर्म व हया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अंबिया के वाक़यात की रोशनी में मौजूदा हालात को ईमान वालों का इम्तिहान करार दिया और ज़ोर देकर कहा कि बातिल की शिकस्त का वक्त करीब है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन से कहा कि वो अपने मज़हब पर फ़ख्र करें, इस्लाम को अपनी पसंद से कबूल करें। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मुस्लिम घरों में तरबियत का माहौल ख़त्म होता जा रहा है। इस पर उन्होंने ख़ास तौर पर ख़वातीन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को शाहनामा इस्लाम जैसी किताबें पढ़ कर सुनाएँ, जिससे बच्चों की अखलाक़ी तरबियत हो। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने कहा कि चंद गैर सरकारी तंजीमें एक मनसूबा बंद साजिश के ज़रिए मुसलमान बच्चियों को इश्क़ के जाल में फंसा कर इन्हें मुर्तद बनाए हुए अगियार से शादी करने पर मजबूर करने के काम में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मिल्लत इनसे होशियार हो जाए और ऐसे मंसूबों से अपनी बच्चियों को बचाएं।
مولانا نعمانی نے ازدواجی مسائل کے واقعات کی بڑھتی تعداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شادی کو حسن اور عشق کے چشمے سے نہ دیکھیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھیں۔ والدین اپنے بچوں کو اس تعلق سے سمجھائیں۔ اس موقع پر انہوں نے ملائیشیا میں رائج مقبول عام 3 ماہی کورس کا ذکر کیا جو شادی شدہ زندگی کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں شادی شدہ جوڑوں میں نااتفاقیوں کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے حیدرآباد کی مسلم شادیوں میں فضول خرچی کے رواج کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر اسلامی قرار دیا۔ معروف اسکالر اور عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے حیدرآباد میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے منعقدہ خصوصی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی کہ وہ اسلام اور اس کے تصور وحدانیت کو سمجھے۔ صرف نماز اور برقعے کا نام اسلام نہیں ہے۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ اپنے ہم جماعت غیر مسلم لڑکیوں سے اخلاق سے پیش آئیں۔ آج کل میڈیا کے ذریعے اسلام غلط طریقوں سے پیش ہو رہا ہے۔ لڑکیاں اپنے اخلاق سے اپنے ہم وطن بہنوں میں اپنا مذہب پیش کریں۔ اپنی خرابی صحت کے باوجود مولانا سجاد نعمانی نے سماج میں پھیلی بے راہ روی اور ازدواجی رشتوں میں بڑے پیمانے پر اختلافات اور مسائل کے ضمن میں ملک بھر میں خواتین کے لیے منعقدہ خصوصی جلسوں سے خطاب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی نے اس ماہ جے پور اور گلبرگہ میں خواتین اور لڑکیوں کے اجلاس سے خطاب کیا۔ حیدرآباد میں بھی خواتین اور لڑکیوں کے لیے خصوصی طور پر منعقدہ جلسے کا انعقاد تنظیم نسواں کل ہند مجلس تعمیر ملت نے کیا۔ یہ جلسہ میٹرو کلاسک گارڈن واقع آرام گھر چورستہ راجندر نگر میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس اجلاس کے لیے جلسے گاہ میں صرف خواتین اور لڑکیوں کو ہی شرکت کی اجازت تھی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور لڑکیوں نے شرکت کی۔ ہندوستان نے ایک سال میں 20,000 اسکول 2.5 لاکھ اساتذہ کیوں کھوئے؟ ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جب اسکولوں میں داخلے کی اعداد و شمار میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، ہندوستان در حقیقت نہ صرف پرائمری کی سطح میں بچوں کو کھو رہا ہے بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں میں کمی آ رہی ہے۔ کروڑ سے زیادہ طلباء 14.89 لاکھ اسکولوں میں 95 لاکھ سے زیادہ اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ حیرت کی بات نہیں کہ ہندوستانی اسکولی تعلیم نظام دنیا کے سب سے بڑے اسکولی نظام میں سے ایک ہے، لیکن معیار کے بارے میں کیا حال ہی میں جاری کردہ یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار کی رپورٹ میں کافی خوشخبری ہے۔ ایجوکیشن پلس 2021 اور 22 میں پرائمری کلاسز 1 تا 5 سے اعلیٰ ثانوی کلاسز 11 تا 12 کی سطحوں کی طرح کل اندراج پچھلے سال میں 19 لاکھ سے زیادہ بڑھا رہا ہے۔ یہ تعلیمی نظام کی زیادہ سے زیادہ بچوں کو برقرار رکھنے کی صلاحیت میں بہتری کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر ہندوستان اور بیرون ملک تعلیم کی دنیا میں تازہ ترین پیش رفت بورڈ کے امتحانات کا تناؤ امتحانات کے نئے نمونے پر ہے۔ تلنگانہ میں بھارت جوڑو یاترا بہت کامیاب رہی۔ سابق وزیر اور تلنگانہ قانون ساز کونسل میں اپوزیشن کے سابق قائد محمد علی شبیر نے منگل کے روز دعویٰ کیا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا ریاست تلنگانہ میں ایک بڑی کامیابی تھی اور اس کا اثر لازوال رہے گا۔ شبیر علی، جنہوں نے تلنگانہ میں بھارت جوڑو یاترا کے لیے TPCC کی فوڈ کمیٹی کی سربراہی نے کہا کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ بشمول سرشار بھارت یاتری دن میں 2 بار ایک مقررہ مقام پر جمع ہوئے اور تقریباً 25 کلومیٹر پیدل چل کر گئے، ہر دن بغیر کسی رکاوٹ کے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا 23 اکتوبر کو ریاست تلنگانہ میں داخل ہوئی اور 27 اکتوبر کو یاترا دوبارہ شروع کی گئی۔ اس نے تلنگانہ میں 375 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے 19 اسمبلی حلقوں اور 7 پارلیمانی حلقوں کا احاطہ کیا۔ یاترا نے 1 اور 2 نومبر کو حیدرآباد کا احاطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام انتظامات شاندار تھے اور عوام کا رد عمل زبردست تھا۔ گزشتہ 15 دن ہماری زندگی کے بہترین دنوں میں سے تھے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں اس تاریخی یاترا کا حصہ بننا ایک اعزاز تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ کانگریس لیڈر اتحاد اور امن کا پیغام لے کر گئے، بھارت جوڑو یاترا نے ایک مختلف قسم کی الہا حمایت حاصل کی۔ شبیر علی نے کہا کہ ہجوم کا انتظام بالخصوص سیاسی جلسوں میں ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے، تاہم راہل گاندھی کی قیادت میں ہزاروں لوگ بغیر کسی دخل کے ہندوستان کو متحد کرنے کے نعرے بلند کرتے ہوئے پرامن طریقے سے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی یہ پیغام دینے میں کامیاب رہے کہ قوم کو تقسیم کرنے والی طاقتوں سے خطرہ ہے اور تمام لوگوں کے درمیان اتحاد کو یقینی بنا کر انہیں شکست دی جانی چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا نے تلنگانہ میں TRS اور BJP کے ناپاک گٹھ جوڑ کے بے نقاب کر دیا ہے اور کس طرح دونوں پارٹیاں اپنی حکمرانی کو جاری رکھنے کے لیے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए 16 कमेटियां तश्कील दी थी, जिनमें से हर एक को एक मखसूस जिम्मेदारी निभाने गई थी। तमाम लीडरान अपनी सीनियरिटी और तजुर्बे से ख़त्ता नज़र एक टीम के तौर पर काम किया। इस यात्रा ने लोगों को एक मजबूत पैगाम भी दिया है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मुनक़िसम घर नहीं थी, बल्कि एक मजबूत टीम थी जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर की रजिस्ट्रेशन के अमल का कल से ऑनलाइन आगाज़ हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का ये अमल इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगा। रजिस्ट्रेशन का तमाम अमल ऑनलाइन मुकम्मल किया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि नौजवानों के लिए गुज़श्ता कुछ माह क़ब्ल मरकज़ की जानिब से अग्निपथ स्कीम शुरू की गई है, जिसके ज़रिए नौजवानों को फ़ौज में 4 साल खिदमत का मौका फ़राहम किया जा रहा है। 17 से 23 साल की उम्र के नौजवान इसके लिए अहल है। 4 साल के बाद इनमें से 25% नौजवानों को फ़ौज में मुस्तकिल भर्ती किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के सीनियर खद आवर क़ायद लाल कृष्ण आडवाणी से नई दिल्ली में इनकी रिहाइश गाह पर पहुंचकर मुलाकात की है और इन्हें इनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह व दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की में आडवाणी जी की कोशिशों को याद रखा जाएगा और इनके नज़रियात व ख़यालात की सारा मुल्क इज़्ज़त अफजाई करता है। इन्होंने कहा कि मुतवाज़ी तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बीजेपी को मजबूत करने में अहम रोल अदा किया है। मरकज़ी वज़ारत कोयला, बरक़ी और रेलवेज़ के ताउन व इश्तराक के साथ कोयले की सप्लाई के ज़िमन में मजबूती के साथ काम किया जा रहा है। इन तीनों वज़ारत की कोशिशों की वजह से फ़िलहाल मुल्क में घरेलू कोयले की मकदार पावर प्लांट में 25.6 मिलियन टन बताई गई है, जिसकी वजह से बरक़ी शोबे के लिए 12% से ज़ायद कोयला इस साल ज़्यादा फराहम किया जा सका है। मंचिरियाल ज़िले के बीजेपी सदर रघुनाथ राव ने मंचिरियाल की आवाम से अपील की कि 12 नवंबर को रामागंडम में मुनक़िद होने वाले वज़ीर-ए-आज़म के इजलास को कामयाब बनाएं और बड़ी तादाद में पब्लिक मीटिंग में शिरकत करें। के इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रामागंडम फर्टिलाइज़र फैक्ट्री जो 6,120 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ तैयार की जा रही है, किसानों की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर-ए-आज़म इसे कौम के नाम मानून करेंगे। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 6,000 करोड़ रुपए खर्च करते हुए इस बंद फैक्ट्री का दोबारा आगाज़ किया जा रहा है, जिससे किसानों को यूरिया के मसाइल से मुतासिर होना नहीं पड़ेगा। इन्होंने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मेक इन इंडिया के तहत मुल्क भर में इस तरह के मज़ीद 5 फैक्ट्रियों का दोबारा अहिया किया जा रहा है। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।